वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। सो जैसा कि हम आज फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का जो नाम है वो सबसे पहले तो क्लास बता देते हैं। क्लास 11th है और जे मेंस एंड नीट इंक्लूड है। ओके, थर्मोडाइनेमिक्स का फेमस टॉपिक है एंट्रोपी, जिस पे बच्चे इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि पूछो मत। हाँ, हर बच्चे के मुंह में यही सवाल रहता है कि सर ये एंट्रोपी कौन सी बला है, ये एंट्रोपी होती क्या है। तो और बहुत सारे एक मिसकॉन्सेप्ट पाल लेते हैं कि एंट्रोपी ये चीज़ है। तो आज हम ये सब इस चीज़ें क्या करेंगे, रिमूव करेंगे जो भी मिथ है अबाउट टू एंट्रोपी। ओके, तो आज हम जानेंगे कि एंट्रोपी आखिर होती क्या है रियल में। ओके, बड़ी साधारण सी चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ है एंट्रोपी होती क्या है। लेकिन एंट्रोपी पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, फिर हम एंट्रोपी पे आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हो अभी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, और अब हम चलते हैं अपनी थर्मोडायनेमिक्स की ओर। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स दो चीज़ों पे काम करती है। थर्मोडायनेमिक्स कौन कौन सी चीज़ों पे काम करती है? एक तो होती है सिस्टम उसमें, और दूसरा क्या होता है, सराउंडिंग। ओके, ये दो चीज़ों पे काम करती है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का वैसे मतलब क्या है, और इन दोनों को मिलके क्या बना देता है, ये यूनिवर्स। ओके, यहाँ यूनिवर्स है। अब फिर मैं एक और चीज़ बता दूं कि थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब होता है, थर्मोडायनामिक्स। ओके, देखो थर्मो का मतलब क्या हो गया, थर्मो का मतलब हीट से रिले हो गया ना। ओके, हीट यानी हॉटनेस। ओके, थर्मो का मतलब हॉटनेस से हो गया, गर्माहट से, गर्मी से। ओके, जैसे यहाँ पर ये सेटअप में इतने सारे बल्ब लगे हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ये थर्मो का मतलब ये हो गया, थर्मल एनर्जी से। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक मतलब मोशन। डायनेमिक मतलब क्या होता है, मोशन। डायनेमिक इसका अपोजिट वर्ड है स्टैटिक का। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एक जगह पे स्थिर। लेकिन डायनेमिक का क्या मतलब होता है, मोशन में। ओके, अब हम थर्मोडायनेमिक्स में किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं ये जो हीट होती है ना, हीट मोशन करती है, उसी के अबाउट हम पढ़ते हैं कि हीट कैसे मोशन कर रही है, कहाँ से कहाँ की ओर जा रही है। जैसे कि अभी ये बल्ब जले हैं सामने मेरे। ओके, तो ये इसमें से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है ना, और ये क्या कर रही है, फिर मूव कर रही है। तो ये जो पूरा सिस्टम के अगर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वो किसके अंदर स्टडी मानी जाएगी, वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मानी जाती है। ओके, ये आपको समझ में आ गया कि हीट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो आपको एक ही बुक खोलनी पड़ेगी, एक ही चैप्टर खोलना पड़ेगा, और वो है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स की एक अलग से ब्रांच भी है। ओके, यस, और अभी हम बट ब्रांच नहीं है, अभी एक चैप्टर है उस पर डिस्कस कर रहे हैं, और उसका एक सब टॉपिक लिया है हमने, एंट्रोपी। ओके, तो हम इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स ने शुरुआत में ही उसने दो चीजें मानी है इस यूनिवर्स में, उसने सिस्टम एंड द सराउंडिंग माना। सिस्टम किसे माना, आप सिस्टम पे बात, ऑब्जर्वेबल, ये है, ये हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है, जिसपे क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जिसपे आप अवलोकन कर रहे हैं, जिसपे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो सब क्या कहलाता है, वो सिस्टम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है, जिसपे ऑब्जर्वेशन हो रहा है। जैसे कि आप किसी जैसे आपने चाय बनाई, और चाय बनाना यानी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही आता है, बिकॉज उसमें भी हीट क्या होती है, चेंज होती है। ओके, चेंज होती है, तो हीट जहाँ भी चेंज होगी, जहाँ भी हीट मोशन में होगी, वो सारी जो प्रोसेस होंगी वो किसके अंदर होंगी, वो होंगी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, अब एक और बात, ये ऑब्जर्वेशन। तो मैंने बताया कि जैसे चाय बनाना आप सीख रहे हैं, तो चाय बनाना जब सीख रहे हैं आप, ये चाय बनाने की प्रोसेस में कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, तो वो आपकी जो चाय है ना, वो आपका सिस्टम है। और जो आपका जो टी पेन है, ओके, टी पेन जिसमें आप चाय बना रहे हैं, वो क्या है, वो बाउंड्री है। ओके, वो क्या है, बाउंड्री। और बाउंड्री के अलावा जो भी यूनिवर्स में अदर थिंग्स हैं, ओके, चाय और बाउंड्री के अलावा वो सब किस में आते हैं, सराउंडिंग्स में आते हैं। किस में आते हैं, सराउंडिंग्स में। जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप मुझ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए क्या हूँ इस वक्त, सिस्टम, और ऑल अदर थिंग्स
वो क्या है, सब सराउंडिंग्स के अंदर है, ठीक है। तो सराउंडिंग प्लस सिस्टम इज इक्वल टू यूनिवर्स, द यूनिवर्स। तो ये पूरा यूनिवर्स दो ही चीजों से मिलकर बना है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद इसमें एक चीज और होती है, ये सिस्टम होते हैं, ओके, सिस्टम। अब सिस्टम के तीन टाइप है ना सिस्टम के। अब सिस्टम के तीन टाइप कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम का जो टाइप है ए कंसीडर कर लेते हैं, इसे बी कंसीडर और इसे क्या कर लेते हैं, सी कंसीडर कर लेते हैं। ए का मतलब क्या हुआ देखना, हाँ, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ये ओपन सिस्टम। और दूसरा कौन सा है, क्लोज्ड सिस्टम, ओके, क्लोज्ड सिस्टम। और तीसरा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, ये तीन सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देयर इज ओनली 3 system. Okay, first system is a open system, second system is a closed system and a isolated system. अब देखना, हाँ, ओपन सिस्टम में क्या होता है। ओपन सिस्टम में ये सिस्टम है, ओके, सिस्टम, और ये क्या है, सराउंडिंग है, ओके, सराउंडिंग। ओके, तो इसमें हीट का एक्सचेंज भी होता है, ओके, हीट का, और दूसरा किसका, मास का एक्सचेंज भी होता है, हीट का भी और मास का भी। जहां भी जिस सिस्टम में भी मास एंड एनर्जी और हीट भी कह सकते हो, ओके, उसका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। वो एक्सचेंज हो रही है या ट्रांसफर हो रही है सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। तो उस ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओके, जैसे कि आपकी मम्मी आपके लिए चाय बना के लाई और कप रखा, आप पढ़ाई में बिजी थे तो पी नहीं पाए, तो थोड़ी देर में क्या हो जाती है, वो चाय क्या हो जाती है, थोड़ी ठंडी हो जाती है, ठीक है, होती ना। तो वो जो एनर्जी है वो कहाँ चली गई, वो एनर्जी चली गई सराउंडिंग में। और एक और चीज़, उसका जो लेवल होता है ना चाय का लेवल जो शुरुआत में था, इनिशियल, जब मम्मी उसको रख गई थी, उसके बाद जब आप बिजी थे और आपको पता नहीं चल पाया कि चाय भी है पीने के लिए, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसका लेवल थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि उसमें से जो मास है वो थोड़ा सा कहाँ चला गया, एनवायरनमेंट में चला गया, यानी सराउंडिंग्स में चला गया है। ओके, तो ये जो चाय का कप ऑफ टी क्या कहलाएगी, ओपन सिस्टम, वहां क्योंकि दोनों चीजें ट्रांसफर हो रही है, सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम। कीप इन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू नो दिस वेरी वेल देन यू कैन कवर ऑल द थर्मोडायनेमिक्स। सो मूव ऑन। अब आप आगे बढ़ते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में क्या है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग, यहां भी वही डेफिनेशन है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहां हमने क्या लिख दिया, सराउंडिंग। ओके, यस, ओके, तो सिस्टम और सराउंडिंग। अब यहाँ क्या है, यहां हीट तो एक्सचेंज होती है, हीट एक्सचेंज होती है, बट जो मास होता है ना, मास एक्सचेंज नहीं होता, मास एक्सचेंज नहीं होता है, मास एक्सचेंज नहीं होता है। मास नॉन डिस्ट्रॉयबल है ना, मास को खत्म नहीं किया जा सकता इस दुनिया में, याद रखना, ठीक है, मास को खत्म नहीं किया जा सकता है इस दुनिया में, ठीक है, यस। किसने कहा था, लेवाइशियर ने। ओके, लेवाइशियर थे जो फादर ऑफ केमिस्ट्री थे। ओके, केमिस्ट्री। आगे देखो क्या मैं बात क्या कर रहा हूं, सिस्टम टू सराउंडिंग। अगर मास एक्सचेंज नहीं होगा बट हीट एक्सचेंज होगी तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज्ड सिस्टम कहलाएगा। ओके, अब देखो इसके बाद है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड, तो आइसोलेट समझ में भी आ रहा है। ओके, कोविड के दौरान तुमने क्वारंटाइन किया होगा अपने आप को और आइसोलेट किया होगा, आइसोलेशन में रहे होगे, तो आइसोलेटेड मतलब अलग थलग। ओके, मतलब वो सिस्टम इस सराउंडिंग से बिल्कुल अलग थलग हो जाता है, अलगाव हो जाता है, उससे आइसोलेशन हो जाता है। कैसे, यहां पर जो सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके, सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसके बीच ना तो हीट एक्सचेंज हो रही होती है, ओके, हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रही होती है, ठीक है, हीट बिल्कुल एक्सचेंज नहीं होगी। और वन मोर थिंग, मास भी एक्सचेंज नहीं होगा, यहां बोथ विल बी नॉट, दोनों नहीं। ये है, ये हमारे सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक्स से कैटेगरी बनाई है, किसकी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम
एंड इन तीनों की जो डेफिनेशन है वो बस फिगर वाइज आप समझ लीजिए। ये था सिस्टम की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम एंट्रोपी पे आते हैं। ठीक है, एंट्रोपी एक फंक्शन है। ओके, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। ओके, स्टेट फंक्शन है जो डिपेंड करता है स्टेट पे, और एक पाथ फंक्शन होता है। ओके, बट ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो केवल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे। वो अभी मैं बताने जा रहा हूं। ओके, तो आगे चलते हैं। जरा हमें स्पेस चाहिए तो हम इसे इरेज कर देते हैं। जी हो गया। ठीक है, अब इसे रहने देते हैं। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, एंट्रोपी। जैसे कि मैंने एंट्रोपी पे बताया भी ना आपको, ये स्टेट फंक्शन है करके। पहले तो मैं खाली ये बता देता हूँ कि स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, थर्मोडाइनमिक्स से एस कहीं पर लिखा होगा तो समझ जाना क्या लिखा होगा, एंट्रोपी लिखा होगा। एस मतलब वो नहीं, हाँ एस मतलब एंट्रोपी। ओके, एंट्रोपी है। ठीक है, स्टेट फंक्शन। अब सर ये स्टेट फंक्शन कौन सी बला है? ये स्टेट पाथ फंक्शन भी होता है। ठीक है, वो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन। ऐसा कोई फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पहुंचे। ओके, पाथ पे डिपेंड। आपको यहाँ से हल्द्वानी जाना था, आपको यहाँ से दिल्ली जाना था, आपको यहाँ से मुंबई जाना था, या आपको यहाँ से लंदन जाना था, तो अगर वो पाथ पे डिपेंड करेगा तो वो पाथ फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर कोई स्टेट पर डिपेंड करता है, स्टेट मतलब हो गया कि फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, और उसी के जरिए हम सारी चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, तो वो स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, देखना स्टेट फंक्शन जब भी आपको ऐसा लगे, देखो डेल एस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू S2 माइनस S1, और आई मे राइट इट एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। ये है, देखो अगर कहीं पर तुमको ऐसी इक्वेशन दिखे किसी में, ठीक है, तो समझ जाना कि पक्का वो क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। और अगर कहीं पर ऐसा नहीं दिखे, डेल एस इज इक्वल टू डेल एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1, तो समझ जाना वो पाथ फंक्शन होगा। जैसे पाथ फंक्शन वर्क पाथ फंक्शन है, वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। वर्क एक पाथ फंक्शन है, क्योंकि तुमने कभी डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू W2 माइनस W1 नहीं देखा होगा। ऐसा कभी देखा क्या? देखा ही नहीं होगा आपने। तो ऐसा नहीं देखा तो समझ जाना, तो पक्का वो क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा। ठीक है, W के केस में ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि डेल W इज इक्वल टू क्या, डेल W इज इक्वल टू W2 माइनस W1। ओके, समझ में आ गया? ये स्टेट फंक्शन हो गया, ये बात खत्म हो गई। ठीक है, अब सर अरे आप तो घुमाए जा रहे हो सर, इसकी डेफिनेशन तो बताओ कि ये है क्या आखिर। ओके, आपने इसके बारे में सारी खाता खतौनी दे दी, बट ये नहीं बताया कि ये होता क्या है। तो अब आते हैं उसके पास, कोई फिक्र की बात नहीं है। एंट्रोपी, ये एंट्रोपी है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एस से। ओके, अब ये होती क्या है सर, कौन सी बला है? अरे ये कोई बला वाला नहीं है, देखो ध्यान से, ये क्या है, ये है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डर, और रैंडमनेस। जैसे कि मैंने यहां पर एक ये गैस ली। ओके, ये गैस है, ये लिक्विड लिया। ओके, लिक्विड लिया, और यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर एक सॉलिड ले लिया। अब देखते हैं किस में डिसऑर्डर ज़्यादा है, किस में रैंडमनेस ज़्यादा है। देखो गैस के मॉलिक्यूल से दूर दूर होते हैं, आपको पता ही है जैसे। ठीक है, अब वाटर के मॉलिक्यूल से और ज़्यादा पास पास हो जाने लगते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पास होंगे वाटर के मॉलिक्यूल से। गैस फॉर्म थे तो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये ये बना दिया। ठीक है, अब सॉलिड की तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पास, उनके बीच में तो स्पेस बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो हमने ये बना दिया। ऐसे करने से सारी इंक ख़त्म हो जाएगी हमारी। सॉलिड, तुम ऐसे क्यों हो, तुमको शर्म नहीं आती ऐसे होते हुए?
ये है सॉलिड, ये सॉलिड में है। अब बताओ किसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो डिसऑर्डर कर सकते हैं, इधर उधर इधर उधर अव्यवस्था फैला सकते हैं, इनडिसिप्लिन फैला सकते हैं इधर उधर। ऑब्वियसली अरे सॉलिड के कहाँ जाएंगे भाई, वो तो एक जगह पे स्टार्ट ही हो जाते हैं ना, हिलते ही कहाँ हैं, उन्हें डिसऑर्डर ही नहीं होता। वाटर में मानते हैं कि होता है, वाटर में होता है, मॉलिक्यूल से हिलते हैं इधर उधर, बट गैस में सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो एंट्रोपी होती है ना वो गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, ये है सबसे ज़्यादा एंट्रोपी। तो आप एंट्रोपी आराम से लगा सकते हो कि सर एंट्रोपी का मतलब हो गया कि भाई गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी, ओके। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्योंकि टेम्परेचर एंट्रोपी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया किसी चीज़ का, जैसे वाटर का टेम्परेचर, वो एक ठंडा पानी था एक गर्म पानी है, किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी? सर गर्म पानी की। बहुत इजी है ना, क्योंकि जैसे तुमने गर्म किया, टेम्परेचर उसको दिया, तो उसके मॉलिक्यूल से क्या हो गए, मॉलिक्यूल से इधर उधर मोशन करने लगे, क्योंकि उन्होंने क्या ले ली, काइनेटिक एनर्जी ले ली ना, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ले ली तो क्या होगा, ऑब्वियसली मूव करेंगे ना, तो डिसऑर्डर पैदा हो जाएगा। तो डिसऑर्डर को ही एंट्रोपी कहते हैं, बस हो गया डिसऑर्डर। जितना ज्यादा डिसऑर्डर, अगर आप बिल्कुल ऐसे क्यू में चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो आप में क्या है, डिसऑर्डर कम है, तो आप में क्या है, एंट्रोपी कम है। लेकिन आप ऐसे चल रहे हैं इधर उधर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिसऑर्डर। आप में ज्यादा है, आपकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, यहां तक समझ में आया ना सबको? वेरी गुड। तो आपको अब कभी ऐसा सवाल नहीं होगा कि सर ये एंट्रोपी क्या चीज़ है। एंट्रोपी बहुत आसान है, ठीक है, और एंट्रोपी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। बट कीप इन माइंड वन थिंग कि टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो आपकी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिएगा आप, अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल के साथ साथ कुछ थ्योरी पोर्शन में भी उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हम क्या करने जा रहे हैं, एक फॉर्मूला है क्या, डेल एस। ओके, डेल एस कैसे निकालेंगे आप, क्यू रिवर्सिबल के लिए, और अपन में क्या करेंगे, डेल टी। ये यहाँ से भी आप फॉर्मूला देख सकते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। देखो ये फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं, और थ्योरी पोर्शन भी में भी कुछ इसमें मदद मिल सकती है अगर तुमको ये याद है। तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल टी। व्हाट इज द क्यू? क्यू क्या होती है, क्यू क्या है, क्यू है ना सिस्टम टू सराउंडिंग। अगर कोई हीट इधर से उधर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। थर्मोडायनेमिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक सिस्टम होता है और एक क्या होता है, सराउंडिंग होता है। अगर कोई हीट, कोई हॉटनेस, कोई थर्मल एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है, सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम टू सराउंडिंग, तो उसको किससे इंडिकेट कर जाते हैं, उससे करते हैं क्यू से इंडिकेट करते हैं। जैसे कहते हैं कि एडियाबैटिक कंडीशन में क्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन में सिस्टम सराउंडिंग को कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं करने देता, और ना सराउंडिंग से कोई एनर्जी, कोई थर्मल एनर्जी, कोई हॉटनेस, कोई हीट सिस्टम में एंटर कर सकती है। तो एडियाबैटिक के लिए क्यू की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। ओके, बट हेयर जो एंट्रोपी है वो क्या है, देखो क्यू अपॉन डेल टी। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि आपको अगर एनर्जी कहीं से मिलती है, आप सिस्टम हो, ओके आई एम सिस्टम राइट नाउ, ओके मैं सिस्टम हूँ, और मुझे कोई हीट दे रहा है, आई मीन कहाँ से आ रही हीट, हीट आ रही है सराउंडिंग से, तो मेरी जो एंट्रोपी चेंज है वो बढ़ जाएगा। ओके, एंट्रोपी मेरी बढ़ेगी, क्योंकि हीट क्या होती है, हीट वो टेम्परेचर बढ़ाती है ऑब्वियसली। तो अभी मैंने बताया भी थे इसके जरिए कि एंट्रोपी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा आपको हीट मिलेगी तो आपकी, बट आप सोचोगे कि ये जो टी है सर ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपने तो कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट बोथ आर डिफरेंट थिंग। इट इज अ चेंज इन टेम्परेचर बट हेयर इज ओनली टेम्परेचर। ओके, सो चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज बहुत कम होता है, क्या होता है, चेंज बहुत कम होता है, तो क्या होगा, डेल एस क्या होगी, कम हो जाएगी। डेल ये अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगी, और ये ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो चेंज इन टेम्परेचर है। ओके, बट अगर आप किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड कराते हैं तो वो हमेशा उसकी एंट्रोपी थोड़ी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सर एक चीज़ बताओ कि कोई जनरल रिएक्शन हो रही हो,
कोई जनरल रिएक्शन, क्योंकि यूनिवर्स में स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है जो स्वतः हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं। ओके, तो सर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी क्या होगी वो बताइए सर। तो स्पॉन्टेनिटी में ये बोला भी गया है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, और हम किसकी बात कर रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये स्वतः हो रही है, कोई इसको करवा नहीं रहा है, ठीक है, ये स्वतः हो रही है। तो इस वक्त अब देखो, जब भी कोई स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसलिए जा रहा है ना क्योंकि वहाँ उसको ज़्यादा फ्रीडम मिल रही होगी, उसको फ्रीडम मिल रही होगी, यहाँ उसको फ्रीडम थोड़ी कम होगी। तभी तो नेचर में कोई भी चीज़ अगर बह रहा है कहीं किसी और, तो समझ जाना उसको उस ओर फ्रीडम मिल रही होगी, तभी वो जा रहा। कोई किसी की स्लैबरी करने के लिए नहीं जाएगा, ठीक है, नेचर में। तो किसी को अगर कहीं पर किसी के साथ फ्रीडम मिल रही होगी तो वो उसके साथ फ्लो में उसके साथ बहेगा। ओके, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट होगा ना उसकी जो उसमें फ्रीडम होगी, ज़्यादा होगी, यानी यहाँ मॉलिक्यूल से डिसऑर्डर होगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम सकता है। तो यहाँ पर की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, यहाँ पर की एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। ओके, तो देखो ध्यान से, मैंने इसको S1 कंसिडर कर लिया इनिशियल के लिए, और इसे क्या कर लिया S2, इसकी एंट्रोपी S2। अब मैंने चेंज इन एंट्रोपी निकाली तो क्या आ गई, S2 माइनस S1। ये समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। अब क्या करना है, बड़ा इजी है। अगर मैंने अभी बताया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ये क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसको 10 कंसिडर कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, 8 कंसिडर कर लेते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करो, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का 2, ये है। तो डेल S पॉजिटिव आता है किसके लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। देखो ये समझ में आ गया वो, ये देखो कि डेल S की वैल्यू पॉजिटिव होगी किसके लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। ओके, ये समझ में आ गया। अब आगे देखो, एक और इसमें रिलेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस रिएक्शन की भी हम, उस रिलेशन की भी बात करते हैं हम। वो रिलेशन कौन सा है, जैसे कि हमें पता हो गया डेल S है, अगर हमने टोटल मान लिया, ठीक है, तो टोटल, तो ये क्या होगा, डेल S सिस्टम का, जो सिस्टम में चेंज आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, डेल S सराउंडिंग में चेंज आ रहे हैं, जो सराउंडिंग, ओके, ये सराउंडिंग में चेंज आ रहे हैं, ठीक है। अब वो ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा 0 से ज़्यादा होते हैं। ये किसके लिए बता रहा हूँ मैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। हाँ, ये 0 से क्या होंगे, हमेशा ज़्यादा होंगे। ये सब, ये जो पूरा फॉर्मूला है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए है ये। और अगर इसी की बात अगर करें तो अगर डेल S क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, अगर डेल S की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं एंट्रोपी में। ओके, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है बट कोई एंट्रोपी में चेंज नहीं आ रही। तो इसका क्या मतलब है पता है, कि वो जो रिएक्शन होगी ना वो पक्का इक्विलिब्रियम में होगी उस वक्त। किसमें होगी, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का साइन मतलब हो गया कि वो रिएक्शन ऐसे चल रही होगी, ऐसे ऐसे, यानी समझ में आ गया। और जितना रेट ऑफ रिएक्शन इधर को होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इधर को भी होगा, तो जिससे क्या होगा, दोनों का जो एंट्रोपी होगा सेम हो जाएगा। और दोनों का अगर एंट्रोपी सेम होता है तो उसमें डिफरेंस क्या आएगा, एंट्रोपी में 0 आएगा। तो इस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में जो एंट्रोपी में चेंज होता है वो 0 होता है। ओके, तो ये स्पॉन्टेनियस वाली रिएक्शन के लिए था। तो और ये सारी एंट्रोपी बेस्ड जो भी हमारे पास थ्योरी थी हमने सारी अभी बात करी। ओके, तो अब हम फिर से बात करते हैं, एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स से देखा। थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स से होता है कि हीट अगर सिस्टम टू सराउंडिंग जाए, सराउंडिंग टू सिस्टम जाए, इसकी जो हम स्टडी करते हैं वो थर्मोडायनेमिक के अंदर करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से एक अलग से ब्रांच है। ओके, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री क्या, फिजिक्स क्या, बहुत और अदर सब्जेक्ट में भी वो ब्रांच बन के उभरी है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस्टम में हीट का ट्रांसफर हर मोमेंट में तुमको देखने को मिलता है। ओके, तो दूसरा हमने बात करी कि जो थर्मोडायनेमिक था उसने चीज़ों को, इस यूनिवर्स की चीज़ों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी, एक सिस्टम में और एक दूसरा सराउंडिंग में। ओके, तो फिर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। सिस्टम सराउंडिंग एक बाउंड्री भी होती है, जो बाउंड्री क्या होती है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होती है, जो उन दोनों को क्या करती है, डिवाइड करती है।
अब फिर हमने पढ़ा था कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। सिस्टम होते हैं 3 तरीके के, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले बात करें तो ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि हीट भी ट्रांसफर होती है और दूसरा मास भी चेंज होता है। किसके बीच? सिस्टम और सराउंडिंग। यहाँ तो 2 ही चीजें हैं थर्मोडायनेमिक्स में, सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग। ओके, बीच में बाउंड्री कभी कभी आ जाती है। ओके, अब हम क्लोज्ड सिस्टम की बात करें। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है कि हीट तो एक्सचेंज होती है बट मास एक्सचेंज नहीं होता है। ओके, अब आइसोलेशन मतलब जानते भी हो। ओके, कोविड में तुमने बहुत ज्यादा आइसोलेट किया है अपने आप को, तो आइसोलेट मतलब हो गया कि अलग थलग। सिस्टम सराउंडिंग से बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है, क्वारंटाइन हो जाता है। क्वारंटाइन होने का मतलब हो गया कि उसकी ना हीट चेंज होगी और ना उसका मास चेंज होगा, ना कोई एक्सचेंज नहीं होगा हीट का भी और ना मास का। किसके साथ? सराउंडिंग एंड सिस्टम के साथ कोई एक्सचेंज नहीं होगा। ओके, ये हो गया, हमने सिस्टम की बात करी। फिर हम एंट्रोपी पे आए। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी डिसऑर्डर होती है और सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? गैस फॉर्म की होती है। कोई भी चीज अगर गैस फॉर्म में होगी तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। उसके बाद लिक्विड फॉर्म की होती है और उसके बाद सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम क्यों होती है? सिंपल है सर, उसके मॉलिक्यूल से मूव नहीं कर पाते हैं इधर उधर, तो जितना कम उसमें डिसऑर्डर होगा, मॉलिक्यूल से मूव कम करेंगे तो उसकी एंट्रोपी भी कम होती है। और मूवमेंट अगर ज़्यादा होगा, मूव इधर उधर करेंगे तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। और टेम्परेचर के साथ साथ एंट्रोपी भी इंक्रीज करती है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके साथ साथ फिर हमने ये देखा कोई जनरल रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। किसमें? हमारी नेचर में जो सारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उनकी एंट्रोपी क्या होती होगी सर? उसकी एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है, हमेशा पॉजिटिव आती है उसमें। ओके, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होगी रिएक्टेंट के बजाय। ओके, और अगर हम डेल्स निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके, यहां हमने सीख लिया था। और अगर कहीं पर चेंज इन एंट्रोपी 0 आ जाए, क्या जाए? चेंज इन एंट्रोपी 0 आ जाए तो फिर क्या होता था? फिर वो कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन को। वेरी गुड, तो ये आज का पूरा लेक्चर था। ओके, तो अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया, हमारे लेक्चर से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, और हम नीट की ऐसे ही पूरी सीरीज लाएंगे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे हमारी वीडियो अवेलेबल करनी है, चाहिए आपको, तो आप क्या करें? यूट्यूब पे टॉपिक और उसके बाद लेट्स डू केमिस्ट्री लिखिए तो हमारे सारे वीडियोज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको कोई टॉपिक पे हमारी वीडियो अवेलेबल नहीं होती है तो उस पे हमारा सारा काम अभी बहुत तेजी से चल रहा है। ओके, और जितनी जल्दी हो सके हम अपलोड कर रहे हैं। ओके, और अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया अच्छी तरीके से और एंट्रोपी भी समझ में आएगी तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे बच्चों। बाय।